नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनुराग झंवर एक बार फिर से आपका इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने मांग के नियम, मांग के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया था। इसी कड़ी में जो आज का ये वीडियो है, इसमें हम एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आता है और कई बार आ चुका है, रिपीटेटिव इन नेचर है, हर 2-3 साल में एक बार आ ही जाता है। चाहे बड़े में आए, चाहे आप यूँ कह सकते हैं कि मीडियम लेवल के जो आंसर होते हैं उसमें आए ये। तो जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आता है कि अधिकांश मांग वक्र का जो ढाल है वो नीचे दाईं ओर क्यों होता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स राइट। डिमांड कर्व जो है वो दाईं और बाईं ओर से दाईं ओर नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों नज़र आता है, उसके क्या कारण हैं, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए, मांग के नियम के कारण ही ऐसा होता है कि जो मांग वक्र है वो बाईं ओर से दाईं ओर, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ चला जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे के जो कारण हैं उनका उल्लेख हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो जो सबसे बड़ा कारण है वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रभाव। दूसरा जो है वो है प्रतिस्थापन प्रभाव, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। थर्ड है इनकम इफेक्ट। और फोर्थ है कि घटते हुए मूल्य नए ग्राहकों को आकर्षित करते हैं, वहीं बढ़ते हुए मूल्य जो वर्तमान में उपलब्ध ग्राहक हैं उनकी संख्या को कम कर देते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रभाव। तो देखिए बच्चों, हमने जो वीडियो बनाया था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम से संबंधित, उस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एक उपभोक्ता जब वस्तुओं का उपभोग करता है अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, तो जैसे जैसे वो इकाइयों का उपभोग करता है वैसे वैसे उसकी उपयोगिता संतुष्ट होती चली जाती है, और उस प्रत्येक इकाई से नेक्स्ट जो इकाई आने वाली है, अगली जो इकाई आने वाली है, उसके उपभोग से उसको किस प्रकार से उपयोगिता कम मिलना स्टार्ट हो जाती हैं, वो उसके लिए कम खर्च करने के लिए तैयार होता है। तो देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है, और जब क्रेता या उपभोक्ता एक वस्तु खरीदता है, उसका उपभोग करता है, उसको मानो कि 20 रुपये जितनी संतुष्टि मिली, दूसरे वस्तु को उपभोग करने से उसको 15 रुपये की मिली, और तीसरी वस्तु के उपभोग करने से उसको 10 रुपये जितनी संतुष्टि मिली। तो यहाँ पे जो वो उपभोक्ता वो 3 वस्तु अधिकतम खरीदेगा, जो तीसरी वस्तु खरीदने पे उसको उसके चुकाए गए मूल्य जितनी उसको उपयोगिता मिल रही है, लेकिन चौथी इकाई का उपभोग करने से उसको केवल 5 रुपये जितनी उपयोगिता मिल रही है, इसलिए वो चौथी इकाई का प्रयोग नहीं करेगा। अब मान लीजिए वस्तु की कीमतें बढ़कर 15 रुपये हो गई, तो पहली इकाई के उपभोग से उसको 20 रुपये जितनी मिल रही थी उपयोगिता, दूसरी इकाई के उपभोग से उसको 15 रुपये जितनी ही उपयोगिता मिल रही है। तो यहाँ पे मूल्य और उपयोगिता बराबर हो गई। अगर वो तीसरी इकाई की तरफ जाता है तब उसको उपयोगिता 10 रुपये जितनी ही मिलती है, इसलिए वो तीसरी इकाई को नहीं खरीदेगा। अपना जो परचेज है या क्रय है वो केवल 2 इकाइयों तक ही रख देगा। वहीं अगर कीमत घट के 10 रुपये के बजाय 5 रुपये हो जाए, तो यहाँ पे वो चौथी इकाई भी खरीदेगा। जो चौथी इकाई खरीदने पे उसके मूल्य और उससे मिलने वाली उपयोगिता बराबर होती है। तो इस उपयोगिता नियम की प्रभावशीलता के कारण भी जब वस्तु की कीमतें कम होती हैं तो उपभोग अधिक होता है, और वस्तु की कीमत अधिक होने पे उस वस्तु की मांग में कमी आती है। नेक्स्ट, आय प्रभाव। हमने देखा आय प्रभाव श्रेष्ठ वस्तुओं पे सकारात्मक व घटिया वस्तुओं पे नकारात्मक पड़ता है, क्योंकि हर उपभोक्ता अपने जीवन स्तर को बढ़ाना चाहता है। इसलिए अगर किसी उपभोक्ता की आय बढ़ती है और उस वस्तु की कीमत वहीं रहती है, तब उसके पास खर्च करने योग्य आय ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है क्योंकि अब उसकी इनकम बढ़ गई है। तो आय प्रभाव के कारण से भी ऐसा होता है कि उपभोक्ता वस्तु की मांग ज़्यादा करता है, और दूसरी मूल्य बढ़ने मतलब गिवन मूल्य पे उसकी आय ज़्यादा होती है, इसलिए वो
ज़्यादा डिमांड करता है। यहाँ देखो आय जो प्रभाव है उसको हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लो किसी उपभोक्ता की आय 100 रुपये है और वो स्थिर है और जो वस्तु का मूल्य है वो 10 रुपये से घट के 5 रुपये हो गया है। तो पहले वो केवल 10 इकाइयाँ खरीद पा रहा था, लेकिन वस्तु के मूल्य कम होने के कारण से अब वो 20 इकाइयाँ खरीद पा रहा है। यहाँ पे मूल्यों में कमी होने के कारण से उसकी जो आय है वो स्थिर रहते हुए भी बढ़ गई, इसलिए वस्तु का जो मांग है वो ज़्यादा कर लेता है। एक प्रतिस्थापन प्रभाव, देखिए प्रतिस्थापन प्रभाव में हमने देखा है यहाँ हम दो वस्तुएं लेते हैं जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हो, जैसे चाय और कॉफ़ी, जूते और सैंडल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो दूसरी वस्तु है उसकी मांग अधिक हो जाती है। जैसे चाय और कॉफ़ी दोनों की 10-10 रुपये रेट है। अब अगर चाय की कीमत बढ़ के 10 से 15 रुपये हो गई तो यहाँ पे कॉफ़ी की जो मांग है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि चाय के मूल्य बढ़ने के कारण से जो चाय पीने वाले ग्राहक थे उन्होंने वैकल्पिक रूप से कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर दिया। और चाय की कीमत अगर 10 से 5 हो जाए तो जो कॉफ़ी के जो उपभोक्ता थे वो चाय सस्ते होने के कारण से चाय पीने लग जाते हैं। तो प्रतिस्थापन जो प्रभाव है उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है मांग के नियम के अकॉर्डिंग। तो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी मांग वक्र ऐसा होता है। और लास्ट जो पॉइंट है हमने डिस्कस किया था कि जो घटते मूल्य होते हैं वो नए क्रेताओं को आकर्षित कर मांग बढ़ाते हैं। देखिए आपने ये नोट किया होगा, जब प्याज 100 रुपये किलो थे तो जो घर में प्याज आते हैं उनका बड़ा ध्यान रखा जाता, एक एक प्याज का हिसाब रखा जाता, प्याज को ऐसी जगह रखा जाता जहाँ पे ज़रूरत होने पर ही उनका प्रयोग किया जा सके और वेस्टेज की तो कोई सवाल ही नहीं। लेकिन जब प्याज की मूल्य 5 रुपये, 4 रुपये या 10 रुपये होते हैं तो इतना उनका ध्यान नहीं रखा जाता। उनका हम ये कोशिश करते रहते हैं किस प्रकार प्याज का हम अधिक से अधिक प्रयोग करें, सलाद में भी प्रयोग कर लेते हैं, सब्जी में भी प्रयोग कर लेते हैं, कच्चा काट के भी खा जाते हैं। तो ये क्या होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसका एक तो प्रयोग जो ऑलरेडी उपभोक्ता वो ज़्यादा करते हैं, दूसरा नए उपभोक्ता भी, जो उपभोक्ता जिनकी आय कम है या जिनके पास संसाधन नहीं हैं वो भी उस चीज़ को खरीद पाते हैं। लेकिन अगर उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो कई लोग तो बजट बिगड़ने के कारण उसको खरीद ही नहीं पाते और जो खरीद सकते हैं वो भी उसमें उपभोग कम कर देते हैं। तो वस्तु की कीमत बढ़ने से उसके जो ऑलरेडी जो कंज्यूमर है वो कम हो जाते हैं, उसका उपभोग कम करते हैं, इसलिए मांग कम होती है। लेकिन अगर प्राइस डाउन हो जाती है तो नए उपभोक्ता जुड़ने लग जाते हैं, नई नई चीज़ें करने लग जाते हैं, इसलिए उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मांग के नियम के अपवाद। देखिए ये जो मांग का नियम हमने देखा था पहले, अब कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे मांग का नियम लागू नहीं होता। जैसे भविष्य में वस्तु के मूल्य में और अधिक कमी या वृद्धि की आशंका हो। ये टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है कि आपको ये लगता है कि आने वाले समय में किसी वस्तु की कीमत और बढ़ेगी, तो वर्तमान में जब कीमत बढ़ती है तो आप उसका उपभोग कम करने की बजाय उसका बढ़ा देते हो। दुर्लभ, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, गिफिन का विरोधाभास, ये अलग से भी आ जाता है, आपको पता होना चाहिए गिफिन का विरोधाभास क्या होता है। देखिए गिफिन एक प्रोफेसर थे और गिफिन ने एक एग्जांपल दिया था, एक अपनी स्टडी की थी कि मतलब जो श्रेष्ठ वस्तु हैं उन पे ही मांग का नियम जो है वो लागू होता है, जो निकृष्ट वस्तु होती हैं उन पे मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति की आय बढ़ने पर वो अच्छी वस्तुएं खरीदने के लिए प्रेरित होता है, न कि घटिया वस्तुओं के लिए। उन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया है कि जैसे देसी घी और डालडा है, ये एग्जाम्पल मैंने अपने हिसाब से सेट किया है। तो आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी उपभोक्ता देसी घी को खाने के लिए प्रेरित होगा बजाय कि डालडा घी से। अब मान लीजिए कि डालडा घी 40 रुपये किलो है और उस व्यक्ति के पास 40 रुपये हैं और उसको 1 किलो घी की आवश्यकता है, तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो बेचारा 40 रुपये से डालडा घी ही खरीदेगा। लेकिन अगर उस वस्तु की कीमत घट के 20 रुपये हो गई तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे मान लेते हैं कि 200 रुपये किलो देसी घी, तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि 900 ग्राम जो है वो तो ये खरीदेगा डालडा घी, तो उसके 18 रुपये लगे, बाकी 22 रुपये जो बचे उनसे वो 100 ग्राम देसी घी खरीद लेगा। ताकि तो अब यहाँ पे क्या हुआ, वस्तु की कीमत कम होने के बावजूद भी जो डालडा की जो मांग है वो कम हुई। ये कारण इसलिए रहा कि जो घटिया वस्तुएं होती हैं
उनमें मांग का नियम विपरीत लगता है। ये गिफिन ने बताया था कि इसमें देखिए ध्यान रखना कि मांग के नियम में 2 इफेक्ट पड़ते हैं, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जो प्रतिस्थापन प्रभाव होता है वो हमेशा धनात्मक ही होता है, लेकिन जो आय प्रभाव है वो आय प्रभाव श्रेष्ठ वस्तुओं में तो सकारात्मक होता है, लेकिन जो घटिया वस्तुएं उनमें नकारात्मक होता है। और नकारात्मक इतना होता है कि वो जो आपका धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव है उससे भी अधिक ही होता है, जिसके कारण से मांग का नियम लागू नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट है अज्ञानता एवं भ्रम की स्थिति। देखिए कई बार कोई चीज़ प्रोडक्ट पहले बाज़ार में कितने रुपए में बिकती थी हमें पता ही नहीं था, लेकिन अब कोई कंपनी ने नई पैकेजिंग कर दी, एडवर्टाइजमेंट कर दिया, उसको नए रूप में उसको लॉन्च कर दिया, तो हमको पता ही नहीं था पहले कितने में बिक रही थी अब कितने में बिक रही है। तो कई बार कंज्यूमर के अज्ञानता या भ्रम की स्थिति में वो सही अंदाज़ा नहीं लगा पाता और वस्तु की मूल्य बढ़ाने के बावजूद भी उस कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसमें वृद्धि हो जाती है। लाइफ एसेंशियल प्रोडक्ट, ऐसी वस्तुएं जो कि जीवन के जीने के लिए आवश्यक हैं, तो उनमें भी ये नियम लागू नहीं होता। मान लीजिए आपके कोई परिचित हॉस्पिटल में गए हुए हैं, डॉक्टर कहता है कि इनको इमरजेंसी इंजेक्शन लगवाना है और वो इंजेक्शन पहले 500 में आता था, अब उसकी कीमत 800 हो गई, तो चाहे वो 800 कीमत हो चाहे 1000 हो, आपको इंजेक्शन लगवाना है, क्योंकि वहाँ पे वस्तु की कीमत से ज़्यादा उस व्यक्ति की जीवन है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब विशिष्ट ब्रांड से लगाओ। कई लोगों को हम देखते हैं कि वो पर्टिकुलर ब्रांड का पेस्ट, कि अगर वो कोलगेट से पेस्ट करेंगे तो वो कोलगेट से ही करेंगे। अगर आप उनको कोई अदर ब्रांड ऑफ़र भी करोगे तो वो बिना पेस्ट करे जाएंगे, बिना ब्रश करे जाएंगे, लेकिन कोलगेट के अलावा कोई और टूथपेस्ट का यूज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जो डेडिकेटेड ब्रांड लवर होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं करता कि जो वो ब्रांड चाह रहे हैं उसकी कीमत बढ़ रही है या घट रही है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि क्यों ऐसा होता है कि मांग वक्र जो है ऊपर से नीचे की ओर डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। धन्यवाद।